मर्जी हो जी। देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, इवन एक्सपोज फैक्टो एंड एक्सपोज क्या होता है, एक्स एंड क्या होता है, क्योंकि एक्सपोज फैक्टो तो हमारा रिसर्च का टॉपिक है ना, कोई बात नहीं, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को करने के बाद ना जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, एक सेकेंड, जो चैप्टर नंबर 8 है ना, आउटपुट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ जाता है, ए डी ए एस के इक्विलिब्रियम पॉइंट को पढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच पढ़ते हैं, और मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। वो तभी क्लियर होंगे जब आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी। चलो करते हैं हमारे लेक्चर को शुरू। दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, उसके बाद ये है, सबको 1 बाय 1 क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबको पता है जितने भी कंसेप्ट मैंने अभी तक करवाए हैं, इवन बिजनेस स्टडी के हैं, अकाउंट्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, टैक्स के हैं, सभी क्लासेस के हैं। अभी ये फिलहाल +2 क्लास का है, ये आपको बीकॉम में देखने को मिलेगा टॉपिक, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एमकॉम के अंदर जो मैनेजरियल टॉपिक है ना, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ वो छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने माइक्रो के अंदर ये पढ़ा था कि हम एक पर्सन की डिमांड को लेके चल रहे हैं कि कितनी डिमांड कर रहा है, राइट। जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, जब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं उसे हम माइक्रो की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। बट अब बात हम कर रहे हैं बड़े लेवल की, राइट, जिसके अंदर सभी पर्सन इंक्लूड है, इवन वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, गवर्नमेंट क्यों ना हो, बाहर से मंगवा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं। बट डिमांड तो तभी क्रिएट कर रहे हैं ना कि जब उनको नीड्स, उनकी वांट्स है ना। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, जब अपनी इच्छा भी होती है और जब अपने पास पैसे भी होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर उस चीज़ को परचेज करने के लिए, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, दैट्स नोन एज अ डिमांड। जब हम पूरी इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो के अंदर किसी एक पर्सन को नहीं, हम पूरी इकोनॉमिक को लेके चलते हैं। जब पूरी इकोनॉमिक को लेके चल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इट्स क्लियर, दैट मीन्स इसके अंदर सभी को इंक्लूड करेंगे। इवन हाउस होल्ड पर्सन हो गए जो मतलब पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा करते हैं, इवन हमारे इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी फर्म्स होती हैं उसको इंक्लूड कर लेंगे, गवर्नमेंट होगी जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट। इज इट क्लियर। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड है, हमारे एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं। इट्स ओके, क्योंकि 4 कंपोनेंट में सबसे पहले कौन इंक्लूड होता है, हाउस होल्ड, ठीक है, देन हमारे पास फर्म आती है, देन हमारे पास गवर्नमेंट आती है, देन उसके बाद हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब पता है बच्चे क्या होता है, एक सेकेंड, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स हम अपने देश से सामान बनाकर किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, क्योंकि उस देश को ये जो प्रोडक्ट है हमारे देश वाला उसको पसंद है, वो वहाँ पे मंगवाना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कंट्री इंडिया है, ठीक है, इसके अंदर टी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वीट का होता है, राइस का होता है। अब मैं कहती हूँ कि जो ये यूएसए है इसको टी की रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया वालों ने उनको क्या कर दिया, टी को एक्सपोर्ट किया है, जिससे इंडिया वालों की क्या जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, ठीक है। बट इन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ, यूएसए ने क्या मंगवाया है, टी मंगवाया, जो मंगवाया है जिस कंट्री ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंपोर्ट है, और जिसने भेजा है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कंट्री कहेंगे। अब नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट में का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट माइनस के हमारे इंपोर्ट। समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है। ये नेशनल एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक में भी हम यही पढ़ते थे, जिसके अंदर GGNP का कंसेप्ट था, है ना। तो आपको यहाँ पर ये 4 बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड जब हम निकालते हैं इसके अंदर ही हमारे 4 कंपोनेंट है, ठीक है।
क्या क्या कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। देखो साथ साथ हम थ्योरी भी करेंगे, आपको मैं समझाती भी जा रही हूँ स्लाइड के ऊपर, ठीक है जी। एंड इसके बाद पॉइंट आता है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं ना, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, अब देखो एक व्यक्ति है, इसकी इच्छा हुई, इसकी डिमांड हुई कि मुझे, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, चलो, इसकी इच्छा हुई कि मुझे कुछ खरीदना है, मान लीजिए इसको शूज़ ही खरीदने हैं, ठीक है। अब शूज़ खरीदने के क्या, शूज़ इसके ऐसे ही आ जाएंगे, जो जूते की जोड़ी खरीद रहा है क्या उसके ऐसे आ जाएंगे, खर्चा तो होगा ना। तो दैट मीन्स जितने की हम डिमांड करते हैं उतना ही हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, राइट। डिमांड तभी पूरी होगी जब उसके ऊपर हम एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे, उसे हम एक्सपेंडिचर के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी वो हमेशा किसके इक्वल होती है, हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। तो कहने का मतलब कि जितनी आप डिमांड करेंगे उसके हिसाब से आपका खर्चा भी उतना ही आएगा, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं पॉइंट्स के ऊपर, नोट्स के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जो माइक्रो लेवल होता है उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, ओनली 1% की डिमांड के बारे में बात करते हैं। बट इन द एग्रीगेट डिमांड हम पूरी इकोनॉमी की, सब सेक्टर की बात करते हैं, ऑल इकोनॉमिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि बाकी सभी देशों के साथ जब हम व्यापार कर रहे हैं, उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात की जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है कि ये इसका मीनिंग है, क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमिक आर द प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ द इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अ 1 अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब वो मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स की, जो इसकी अब जो रेडी हो गया है अब मार्केट में बिकने के लिए, इसकी अब फाइनली कंज्यूम किया जा सकता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू की बात की जा रही है। और वे सभी सेक्टर में कौन कौन आएंगे, हाउस होल्ड आएगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट आएगा, फर्म आएगी, एंड नेट एक्सपोर्ट आएगा, ठीक है। प्लानिंग करती है किस चीज़ के लिए, बाइंग करने के लिए, कितने लेवल पर, गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो आपको लेवल दिया हुआ ना इनकम का, उस जो मतलब कि जितने रेट पे आपको दिया जा रहा है, जितने रेट पे आप खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, लेवल ऑफ द इनकम ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर। और ये एक अकाउंटिंग ईयर की बात करता है, ज़्यादा लंबे टाइम की नहीं बात कर रहा है, एक अकाउंटिंग की बात कर रहा है। और इस दौरान जितने भी खर्चे पानी होंगे, जितना भी हमारी डिमांड इनकम जनरेट होने वाली है, उनको रिकॉर्ड करेगा। अब ये देखो सारा साल होगी, तो दैट मीन्स हम इसको कांस्टेंट कंसेप्ट तो नहीं कहेंगे, सारा साल हो रही है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लो कंसेप्ट कहेंगे। एक नंबर के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखना कि फाइनल गुड्स के ऊपर फोकस किया गया। देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ मैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब आ गया समझ में। चलिए जी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर द विलिंग टू द इंकर द ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। दैट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को बाय करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और खर्चा कब किया जाता है, जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो। दैट्स अ रीज़न कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट देख लीजिए। देखो जो अभी मैंने समझाया था ना 3 से 4 मिनट में स्टार्टिंग में, वही बार बार रिपीट होगा, क्योंकि मैंने इसलिए समझाया क्योंकि आपको एक तो मैं सीधा थ्योरी पे ले जाऊँ, एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझा के लेके आऊँ, तो थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो आप खुद अपने घर के खर्च के लिए, घर की डिमांड को पूरा करते हैं, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, सी, कंजप्शन लेवल। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट मीन्स आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट भी तो खर्चा पानी करती है भाई हमारे लिए, पब्लिक के लिए, तो उसे हम जी से डिनोट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट, अभी मैंने आपको समझाया, एक्सपोर्ट माइनस के इंपोर्ट, ठीक है। तो जिसको एक्सपोर्ट को तो हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम किससे करेंगे बेटा, आई से, एम से करेंगे।
ठीक है। तो x माइनस के m हमारे पास क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट होगा। जब मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन चारों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कंपोनेंट बन जाएंगे। किसके कंपोनेंट बनेंगे, एग्रीगेट के कंपोनेंट बनेंगे। तो क्या यहाँ पर आपको ये हो समझ में आ गया कि c प्लस के i प्लस के g प्लस के x माइनस के m। इज दैट क्लियर। अब मैंने आपको यह भी बताया कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है, ऑल सेक्टर ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं ना, नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे GGNP का कंसेप्ट आता है, राइट। GGNP के कंसेप्ट में क्या होता है, G का मतलब क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन आती है। सेकंड G का मतलब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक होती है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। N का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट जो कि x माइनस के m होती है, ठीक है। P का मतलब क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन होती है। तो क्या आपको ये सेम नहीं लग रहा, C प्लस के I प्लस के G प्लस के और x माइनस के m, दैट्स नोन एज अ एग्रीगेट डिमांड। दैट्स अ रीजन कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल है। समझ में आया, क्लियर है कंसेप्ट। चलो जी आगे बढ़ते। देखो इनके बारे में और डिटेल में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंजप्शन क्या होती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होती है। अब ये इनको याद रखना कि इसको C से डिनोट करते हैं। जितने भी हाउस होल्ड खर्चे होते हैं उनको हम परचेज करते हैं, जिन गुड्स और सर्विसेज को जब हम परचेज करते हैं तो उन वैसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, प्राइवेट कंजप्शन कहेंगे। अगर मैं टोटल को ले लूँ तो पूरे अकाउंटिंग ईयर का बन जाएगा। दैट्स अ रीज़न कि जो एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट जो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। क्यों, एग्रीगेट डिमांड के अंदर ही तो ये पार्ट आता है सबसे पहले नंबर पे जो C हमने पढ़ा, राइट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट फर्म ऑन द कैपिटल गुड्स। जब हम कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं ना, मीन्स की कैपिटल एसेट्स को जब हम परचेज करते हैं तब उस टाइम खर्चा होने वाले, मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीद लिया, एसेट्स खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, जो मुझे लंबे टाइम तक मुझे रिवेन्यू जनरेट करके देगा, लंबे टाइम तक मुझे क्या करने वाला है, इनकम देने वाला है। दैट्स अ एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिसको हम G से डिनोट करते हैं बच्चे, पहली बात। तो दूसरा, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर सकती है, सबसे पहला तो प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा कर सकती है, राइट। और जो बाकी बचा हुआ है उस पैसे को क्या कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट करेगी, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें भी तो रिटर्न, हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर हमारा रिटर्न अच्छा हो। तो गवर्नमेंट भी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर देगी जहाँ पर उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिलती हो, जिससे गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होगी, राइट। तो गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्चा क्या है कि वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। एक सेकेंड, सबसे पहला खर्चा क्या है कि वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। दूसरा खर्चा क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो कैसा खर्चा है, इनकर्ड टू मीट अप पब्लिक नीड की बात की जा रही है, जैसे कि पर्सन को सैलरी दी जा रही है, हेल्थ एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर्स बनाने में उनका खर्चा आता है। तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। इज इट क्लियर। चलो जी, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। अब मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे उसको अच्छा सा रिटर्न आता हो। और हमेशा याद रखना बच्चे, क्योंकि इकोनॉमिक का कंसेप्ट है ये, और वैसे भी एक्चुअल में कंसेप्ट है कि जब भी हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जनरेट होने वाली जो इनकम है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ गुना में होती है, मतलब कई गुना होती है। अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ तो अगर मुझे 5000 मिल रहे हैं तो दैट मीन्स मेरे 5 गुना क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ये मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट है ना, जिसके अंदर हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर के अंदर। वैसे भी बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर था ना कि हाउ टू क्रिएट द मनी एंड मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, वो सभी कंसेप्ट एक दूसरे से आप रिलेट करके करना है। ये नहीं है कि हाँ एक चैप्टर किया उसी तक कंसाइज रह गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट आपको हर जगह लगाने हैं। ये नहीं है कि आप एक चैप्टर कर रहे हैं केवल उसी के ऊपर ध्यान रखना है, नहीं, उसको बोर्ड एरिया में सोचना है आपको। क्योंकि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको भी पता है, अब सितंबर एग्जाम हुए हैं, राइट। सितंबर एग्जाम के अंदर क्या हुआ है, एमसीक्यू इस तरीके से आए हुए हैं कि आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा कि ऐसे करें तो ऐसे, ऐसे करें तो ऐसे, ये भी हो सकता है, राइट। अब देखो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी, कंस्ट्रक्शन किस में, हाईवे में, रोड्स में, पावर प्लांट्स में, ब्रिज बनाने में, फ्लाईओवर में, ठीक है, अंडर पास बना दिया। अब नॉर्मल सी बात है, जिस एरिया में वो बना रही है, फ्लाईओवर बनाया है
किसी एरिया में नया बस स्टैंड आ गया है, किसी एरिया में नया पुल बना दिया है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की क्या हो जाती है, ज़मीनों की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जब ज़मीनों की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जब कोई भी पर्सन उसको सेल परचेज करेगा तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ज़्यादा होगी तो एक जगह से वो क्या होती है, इनकम होती है, विदाउट टैक्स की इनकम होती है गवर्नमेंट की। याद है जिसके अंदर हमने पढ़ा था, बजट वाले चैप्टर में था कि इनकम कैसे कैसे गवर्नमेंट की इनकम होती है, उसके अंदर एक बात थी फीस, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस की होती है। एक पॉइंट था फाइन, फाइन अलग चीज़ होती है, फीस अलग चीज़ है, जो मैं भी बता रही हूँ ना रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन की फीस ज़्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं? तो मीन्स कि गवर्नमेंट ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ पे उसका इनकम अच्छा हो जाता है। तो ये भी खर्चे हैं। नेट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस की बात की जा रही है। अब एक्सपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं, रिवीजन साथ साथ करो बेटा, पीछे पीछे नहीं चलना, साथ साथ करो, नोट्स साथ साथ बनाओ। अगर फिर भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक जो व्हाट्सएप का नंबर जो दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको जल्दी रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो देखो एक्सपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स से। इंपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो डिफरेंस की बात की जा रही है तो एक्स माइनस के एम, दैट्स इट। ओके, अब एक्सपोर्ट क्या होता है, जो इंडिकेट करती है डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। समझ में आ गया? मीन्स कि जो भी गुड्स विद इन अ कंट्री, विद इन अ टेरिटरी क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इंपोर्ट की बात की जाए तो क्या है, डिमांड करेंगे ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स कि अब हम डिमांड कर रहे हैं ऐसी गुड्स और सर्विसेज का जो दूसरे अब्रॉड के अंदर क्या की गई है, प्रोड्यूस की गई है। आ गया डिफरेंस समझ में? बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल मजे से करते चलेंगे हम। ठीक है, चलिए जी, अब हम एडी के थ्योरी हो चुकी है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। प्रेजेंटेशन भी साथ में बता रही हूँ कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो फुल फ्लेज ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसीलिए नोट्स पे पढ़ाया मैंने। ठीक है, कि नोट्स में ये पता चल जाएगी एक पेज पे कितनी स्ट्रेंथ बन सकती है। अभी तक देखो मैं थर्ड पेज कंप्लीट हुआ जिसके अंदर मैंने इसके कंपोनेंट कंप्लीट समझाए हैं, इसका मीनिंग समझाया है। बच्चे कहते हैं ना कि मैम शीट ही नहीं फिल होती हमारी, तो ये वो, बट जब तक आप पूरा कंसेप्ट नहीं लिखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, शीट भी नहीं फिल होगी बेटा, है ना। अब हम एडी के कंसेप्ट को देखेंगे, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, एडी कैसे रिप्रेजेंट होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्यों इसकी कर्व ऐसे अपवर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट की कर्व स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है टुवर्ड द पैरेलल ऑफ द एक्स एक्सिस। अब देखो, अब हमने सीखा कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो किस किस के कम्बिनेशन से बना है, क्या क्या कंपोनेंट है बोलो, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है और एक्स माइनस के एम है। क्या हमने यही पढ़ा? दूसरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है कि एडी इज ऑलवेज इक्वल टू देयर इज अ ए ई। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये क्या है, कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है जी, अभी तक हमने ये जो मेन पॉइंट है, एक एक नंबर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको की ऐसे स्टार लगा देना इनको। ठीक है, बट ये इकोनॉमिक्स में अजम्पशन है बेटा। कैसी अजम्पशन है कि हम इन चारों कंपोनेंट को ना लेकर हम केवल दो कंपोनेंट को लेंगे, और वो दो कंपोनेंट कौन से हैं मैम, इन दो को लेंगे। दैट मीन्स अपनी इनकम का पार्ट हम कहाँ का यूज करने वाले, कंजप्शन पे और एक इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, याद रह जाएगा, ये भी एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब अब हम एडी जब बात की जा रही है, एडी का जब हम एडी कहे ना तो एडी इज इक्वल टू आई प्लस के सी प्लस के आई होगा। चारों कंपोनेंट तो है बट अजम्पशन क्या मानी गई है कि हम केवल यूज केवल इनका करेंगे, बाकी चीजों को, इन दोनों को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे। यही बातें लिखी हुई है कि हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे सर्कुलर फ्लो का पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम का पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड का पढ़ रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सबके अंदर कौन सा फैक्टर लेके चल रहे हैं, टू फैक्टर मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सी प्लस के आई का कंसेप्ट लेके चलते हैं, है ना। बाकी चीज जो गवर्नमेंट हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, उन सबको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है डिस्पोजेबल इनकम।
ये कंसेप्ट पता है क्यों समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकम का कुछ हिस्सा आप कंज्यूम करते हैं, इनकम का कुछ हिस्सा आप सेव भी करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इज दैट क्लियर? अब मैं कहूँ कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, पहले महीने मैंने दिया आपको, एक सेकेंड, 100 रुपये नहीं, इसको हम 9,000 रुपये सैलरी मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसकी 9,000 रुपये सैलरी है और उसने पहली बार उसकी तनख्वाह उसको मिली है, तो क्या वो सारी की सारी सैलरी खर्च कर सकता है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बेसिक जो नीड है जो पहले कंप्लीट नहीं थी उसको सारी को यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड मंथ जब उसको मिलेगी फिर 9,000 रुपये, क्या वो 9,000 के 9,000 खर्च कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसकी बेसिक नीड, क्या वो दोबारा से उनके ऊपर इन्वेस्ट करेगा? हाफ मनी कर सकता है बट फुल नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात है, पहले वो क्या लेके आया गया, क्लॉथ लेके आ चुका है, शूज़ लेके आ चुका है, कपड़े जूते ये ले आया है, क्या दोबारा से महीने की सैलरी आएगी, क्या वो दोबारा से फिर कपड़े जूते लेके आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कपड़े खरीदते थे कम से कम 6-7 महीने नॉर्मली चल जाते हैं, है ना, वैसे 1-2 साल भी चल जाते हैं जिनके चलते हैं। वही बात है ना कि मैं कि अब दोबारा से इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं कोई और चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने होंगी, राइट। तो दैट मीन्स हम जो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम होती है जो बची हुई इनकम होती है, जो किसके लिए यूज़ करते हैं, हम हमारे एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करते हैं, राइट, जो हम एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम अवेलेबल फॉर किसके लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, दैट्स नोन एज अ डिस्पोजेबल इनकम। इज इट क्लियर? चलो, इट रेफर टू द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू द हाउस होल्ड फॉर द स्पेंड ऑन द इन कंजप्शन के लिए करें या फिर आप सेव करें, ये इनकम वही इनकम होती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर, जहाँ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, क्योंकि तभी ग्राफ मज़े से समझ में आएगा। चलें अब कर लेते हैं हमारे पेन का कलर चेंज और पढ़ाते हैं आपको एडी का कंसेप्ट, एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। अब मैं जब एग्रीगेट डिमांड बोल रही हूँ, फुल कंपोनेंट की बात करूँ तो आप बताएंगे कि मैम 4 कंपोनेंट होते हैं, बट अगर मैं कहूँ कि एडी का एक्चुअल कंपोनेंट कौन से हैं जो यूज़ होते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से बेटा? सी और आई। सी का मतलब क्या है? कंजप्शन, और आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, आ गया समझ में? चलिए जी, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, राइट? क्या समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे अपनी इनकम का यूज़ करते हैं। चलो इनकम को चलो एक बार ये और बता देती हूँ कि किसको किस तरीके से डिनोट करते हैं। जो आपकी कंजप्शन होती है वो तो मैंने बता दी सी से होती है, इन्वेस्टमेंट आई से होती है, और जो सेविंग होगी उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और जो वाई होता है वो हमारा इनकम होता है। वाई क्या होता है? इनकम। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, मैडम वाई इनकम कैसे होगा? वो बोला गया भाई वाई इनकम ही होता है, ठीक है। चलो फिर एक एग्जाम्पल लेके करें, जितना अभी तक हमने किया है कि क्या होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस के आई होता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस के आई होता है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि इनकी कर्व क्यों अपवर्ड होती है, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, सबको हम समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जो पर्सन है ना, मिस्टर एक्स, जो हमारा टीकू चल रहा था ना एग्जाम्पल, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बिजनेस में भी पढ़ा है, टीकू मीकू को लेके चल रहे थे, टीकू पीकू मीकू को, यहाँ पे हम टीकू को लेके चल रहे हैं। टीकू की जो इनकम है ना, इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? वाई से करते हैं। कि पहले इसकी इनकम 0 थी, देन उसकी इनकम 100 हुई, देन उसके बाद उसकी 200, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 400, फिर उसके बाद 500, ऐसे कंटिन्यूस लेवल पे ये क्या रही है? बढ़ रही है, ठीक है जी। देन उसके बाद उसने कहा कि जो एडी है वो सी प्लस आई का कंसेप्ट है, दैट मीन्स हम कंजप्शन करेंगे इसमें से कुछ हिस्सा। अब मुझे ये बात बताओ, जब लॉकडाउन लगा था क्या आप लोगों ने खाना नहीं खाया था? क्या आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे? खर्चा तो तब भी कर रहे थे, दाल लेके आ रहे थे, चावल लेके आ रहे थे, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी आप लेके आ रहे थे ना, हाँ, बट नॉर्मल डे की तरह से नहीं खरीद रहे थे आप, नॉर्मल
एक नीड के प्रॉपर वे से। आप फास्ट फूड के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च कर रहे थे जैसे कि आज कर रहे हो, बट लॉकडाउन में तो क्या कर रहे थे आप, बेसिक नीड को कंप्लीट कर रहे थे, राइट? सही बोल रही हूँ, ऐसा ही किया होगा सबने। तो क्या आपकी उस टाइम घर पापा नहीं बैठे थे, मम्मी भी घर ही थी, सब आप भी घर थे, क्या इनकम जनरेट हो रही थी? आप मुझे इसका आंसर दो। लॉकडाउन के अंदर इनकम जनरेट हो रही थी जिनको दुकान पे जाके काम करना था? ऑफ कोर्स नॉट बचे, नहीं हो रही थी। तो फिर आपका गुजारा कैसे हुआ भाई? पास्ट की इनकम से। तो ये जो पर्सन है ना टिकू, इसने क्या किया, 0 लेवल की इनकम पे भी कंजप्शन किया, क्योंकि इसके पास पास्ट की इनकम थी। पास्ट की इनकम का यूज करके इन्होंने कंजप्शन किया, क्योंकि विदाउट कंजप्शन के तो सर्वाइव ही नहीं किया जा सकता, है ना? बिना रोटी खाए 1 दिन ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे, तीसरे दिन तो उसकी भी हालत जो है टाइट हो जाएगी। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? चलो, तो मैं कह रही हूँ कि मान लो कि इन्होंने कंजप्शन की 0 लेवल पे भी 40 कंजप्शन कर ली, ठीक है। अब आपको मैंने बताया इकोनॉमिक्स के अंदर हर चीज़ क्या है, कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ कांस्टेंट होती है या फिर कांस्टेंट लेवल से इंक्रीज होती है। तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरी कंजप्शन है हर कांस्टेंट लेवल से इंक्रीज हो रही है, 70 से 60 से या फिर 80 से, किसी से भी इंक्रीज कर लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं इसको 80 से इंक्रीज कर रही हूँ। तो मैं जब इसको अंदर 80 प्लस करूँगी तो 120, देन इसको 80 से प्लस किया 200, देन 280, देन इसके बाद 320, सही किया मैंने, एक दिन 60 आएगा, 360 बेटा, ठीक है, 440, देन इसके बाद 520, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है, हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। तो बेटा हम भी ले लेते हैं कांस्टेंट, सॉरी 0 1 0 आएगी, 20 की हम ले लेते हैं, 20 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, चलो हम 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, जैसी इच्छा हो वैसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपका मन करे वो ले लो, 30 लेनी है, 40 लेनी है, 50 लेनी है, 100 लेनी, 100 नहीं, 100 से कम लेनी है, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि एडी क्या होता है, एडी मैम सी प्लस के आई होते हैं, सी ये रहा, आई ये रहा, तो क्या इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? मैं 20 को लेके चल रही हूँ, ठीक है, 20 और 40 का हिसाब, ये आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस के 20 कितना होता है, 60 होता है, 120 प्लस के 20 140 होता है, 200 प्लस के 20 ये होता है 220 होता है बेटा, ठीक है। 220 प्लस के 20, 280 प्लस के 20 300, करते जाओ फटाफट प्लस, ठीक है जी। क्या सभी का मेरे साथ यही आ रहा है? इज इट क्लियर? क्या आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जो मुझे भी नज़र आ रही है, आई होप आपको भी नज़र आ रही हो, कि जब हम बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं करते, सॉरी बिल्कुल भी जब इनकम नहीं होती, लेवल ऑफ इनकम क्या होता है हमारे पास? लेवल ऑफ इनकम मैम हमारे पास क्या है, 0 है। हम तब भी कंजप्शन कर रहे हैं 40 का। इस 40 को हम क्या पता है क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर? इसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजप्शन। इज इट क्लियर? मीन्स कि जब हमारी लेवल ऑफ इनकम क्या है, 0 है, उस टाइम पे भी हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, उस पहले लेवल को क्या कहेंगे, 0 लेवल को क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे। इज इट क्लियर? क्या आपको 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया? दैट मीन्स लेवल ऑफ इनकम मेरे पास 0 है, मैंने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी है, कितने की, 0। इसको हम क्या कहेंगे मैम, इसको ऑटोनॉमस कंजप्शन किया है, तो ऑटोनॉमस ही तो वर्ड चेंज हुआ है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो मैम ये जो ऑटोनॉमस है इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब क्या है कि मतलब कि चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए हम उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, चाहे किसी तरह की सिचुएशन आ जाए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो ऑटोनॉमस को मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कि चेंज नहीं होती, देयर इज अ नो चेंज, है ना, कोई चेंज नहीं है लेवल के अंदर, इवन कुछ भी हो जाए हम कंज्यूम तो करेंगे करेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कहते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन है, दिखाई दे रहा है, 200 इज इक्वल टू 200 है, इतनी ही हमारी इनकम है, इतनी ही हमारी कंजप्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट अब हमारे पास कुछ भी सेविंग नहीं बच रही है, राइट। तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, BEP, ब्रेक इवन
पॉइंट कहेंगे। ये बच्चे 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये 1 नंबर के लिए लगा लीजिए इनके ऊपर निशान, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो इनको आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी लाइन। चलो कोई नहीं, आप अपने स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लगानी है आपको, ठीक है। अब मेरे को क्या लेना है नीचे बेटा, मेरे को लेना है इनकम नीचे। ये है एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं 0, देन 100, देन 200, देन 300, 400, 500, 600, 700, कहाँ तक है इनकम? 600 तक है। चलो 600 तक ही रखते हैं, 700 तक। देन हमारे पास है कंजप्शन के अंदर कितना डिफरेंस लें? 80 का ही ले लेते हैं। इसको ऊपर तक ले चलो, ठीक है। इसको हम ऊपर तक लेके चलेंगे, यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पे इस तरफ क्या है? हमारा कंजप्शन है। और एक बात और बेटा, ध्यान से सुनो इस बात को भी, क्या कि जो कंजप्शन ऑटोनोमस कंजप्शन होते हैं ना, उसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। चलो अब हमारे पास क्या क्या दे रखी है कि 0 लेवल पर हमने कितने की कंजप्शन की है? 40 की मैम। तो मैं इसको प्लॉट कर दूं कि 0 लेवल पे भी मैंने क्या कर दी है? 40 की कंजप्शन की है। पेन को डिफरेंट कर लेते हैं। लो, हमने 40 की कंजप्शन की, ठीक है जी। अब 100 के लेवल पर हमने कितनी कंजप्शन की? 120 की। तो 100 ये रहा मेरे पास, और 120 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 200 के ऊपर मैंने 200 की कंजप्शन कर दी। 200 के ऊपर मैंने 200 यहाँ पे है, 200 की कंजप्शन कर दी। अब देखा जा रहा है कि आपको 300 के ऊपर मैंने कितनी कंजप्शन की? 280 की कंजप्शन की। 300 के ऊपर मैंने की है, यहाँ पे ले लेते हैं, 280 की कंजप्शन की। और 400 पे मैंने 360 की। चलो इसको भी लेके चलते हैं ऊपर, 360 की। यहाँ पे ये नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि 400 पे पहुँच गए ना। ये यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 400 पे हमारे पास 360 की कंजप्शन की हमने। 500 पे हमने 440 की कंजप्शन की। 500 पे हमने 440 है ना बेटा? ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ 440। 600 पे हमने 520 की कंजप्शन की। 600 पे हमने 520 की कंजप्शन की, ठीक है जी। क्या आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर की ओर जा रहा है? स्केल के साथ बेटा बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। तो इसको मैं कौन सी कर्व कहूँ? कंजप्शन कर्व, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि जो आप ऑटोनोमस कंजप्शन होते हैं उसे किससे डिनोट करते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन आपकी ये है। 0 लेवल पे भी आपने क्या किया? कंज्यूम किया 40 का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। सब आपने जो भी सीखा है ना उसको हम जस्ट प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखो बेटा, 0 लेवल इनकम है तब भी 20 है, 100 का लेवल इनकम है तब भी 20 है, मतलब कि लेवल इनकम इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है ये इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, प्लॉट कर सकती हूँ। अब ये देखो, ये तो 40 था तो 20 नॉर्मल सी बात इससे नीचे होगी, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। यहाँ पे मीन्स कि सारा कांस्टेंट है। इवन आपकी इनकम कुछ भी है, आपके इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? कांस्टेंट है। चलो जी, तो मैं इसको प्लॉट करके ऐसे कर सकती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट। ये इन्वेस्टमेंट है,
क्या इन्वेस्टमेंट आपको पैरेलल लग रही है? किसके पैरेलल लग रही है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रही है, क्योंकि ड्यू टू देयर इज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है ये आपको कैसी लग रही है? ये आपको अपवर्ड लग रही है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है। जैसे जैसे हमारी इनकम ये ऐसी नहीं होती, देखो मैंने खुद मिस्टेक कर दिया, आपको नहीं करनी, ठीक है। इनकम का सिंबल कैसा होता है? वाई। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, आपको नजर आ रहा है कंजप्शन भी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज होती जा रही है ना, ये देख पा रहे हैं, तभी तो है कि ये क्या है? फॉरवर्ड है इसका। दैट मीन्स इनकम के साथ कंजप्शन का कैसा रिलेशनशिप है? इनकम के साथ कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझ में आ गया? ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है कि कंजप्शन का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका पॉजिटिव किसके साथ रिलेशनशिप है? नॉर्मल सी बात है, इनकम के साथ रिलेशनशिप है। चलो जी, इतना तो मैडम समझ में आ गया जितना हमने समझाते आ रहे हैं। तो अब और क्या समझना है हमें? एडी को और प्लॉट कर देते हैं। एडी का नेचर कैसा नजर आ रहा है कि इनकम 0 है, एडी कितना है? 60 है। इनकम 0 है, एडी कितना है? 60 है। अब आपको एक बात नजर आएगी कि इन पॉइंट्स के ना हमेशा इनके बीच में ना कंजप्शन कर्व और इसके बीच में केवल 20-20 का फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडी किससे मिलकर बना है? एडी बना है मैम सी प्लस के आई के। सी तो ये दिखाई दे रही है आपको, आई इसमें प्लस ही तो करना है, 20-20 पॉइंट प्लस करते चले जाओ, दैट्स इट। देखो मुझे ग्राफ उसमें टेबल में देखना भी नहीं पड़ा, मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि इसका यहाँ से इस तरह से प्लॉट जाएगा, तो इस तरह से आपको भी लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एडी हो गया। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब कि जो एडी है वो भी किसके पैरेलल है? वो आपकी कंजप्शन करके पैरेलल है, और डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। क्या ये आपको कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया क्लियर हो गया? देखो कंजप्शन कर्व आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगी। क्वेश्चन ऐसे भी बनकर आ सकता है कि इज अ कंजप्शन कर्व स्टार्ट फ्रॉम द 0 लेवल? नो, बिकॉज इनकम इवन 0 है, बट कंजप्शन फिर भी हम कुछ ना कुछ करते चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होती जाएगी। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो एडी है वो भी ऊपर की ओर जाएगी, और इनके बीच में क्या होगा? एडी और कंजप्शन के बीच में इन्वेस्टमेंट का ही फर्क होगा, क्योंकि एडी किसके इक्वल होती है? सी प्लस आई के। क्या ये पूरा डायग्राम समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, नोट्स के ऊपर। यहां तक हो गया था। चलो ये देखो एग्जाम्पल सेम एज इट इज लिया हुआ है, तो आप इनको देख लेना। ये देखो 0 लेवल पे कंजप्शन कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, और इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। और जो जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन हो जाए, दैट मीन्स वो कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा एडी है सी प्लस आई से बना है, सी प्लस आई से बना है, तो दैट मीन्स इनको सबको प्लस करते चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये अजम्पशंस है, ठीक है। ये देखो, ये ना मैंने प्रॉपर गैप नहीं लिया था, दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गई है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गैप लेके बताया। तो आप बता सकते हैं एडी का नेचर कैसा है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, क्योंकि मैं अभी 2 से 3 मिनट पहले मैंने बताया था कि एडी का नेचर कैसा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंजप्शन कर्व एंड ऑल्सो टूवर्ड द कर्व, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई है। ये जो कंजप्शन कर्व होते हैं पॉजिटिव होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? इनकम के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस के इक्वल होती है। इज अ स्टार्ट, जो इन्वेस्टमेंट कर्व स्टार्ट होगी 0 से, बिल्कुल भी नहीं होगी। कंजप्शन स्टार्ट होगी 0 से, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इट्स नॉर्मल, एडी भी नहीं होगी, क्योंकि एडी तो इन दोनों के इनके समेशन से बना है। दैट्स अ रीजन कम्बिनेशन ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस का मतलब समझ गए, जो कभी चेंज नहीं होती, इवन लेवल ऑफ द इनकम कुछ भी हो। ये था हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट। अब ये देखो एक्सप्लेनेशन एज इट इज़ दी हुई है, मैं एक बार दोबारा से फिर पढ़ देती हूँ, रिवीजन हम कर रहे हैं साथ साथ। अब एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई होता है। कंजप्शन डिमांड एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड। पॉजिटिव कंजप्शंस इवन व्हेन द इनकम लेवल इज 0। चाहे हमारे इनकम का लेवल 0 क्यों ना हो,
हम हमेशा कंजप्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो दैट्स अ रीज़न, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंजप्शन कहते हैं। और जब इनकम का लेवल हमारे पास 0 होता है, उसे हम कंजप्शन करते हैं, तो उस कंजप्शन को हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं, जिसको हम C बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्लोप ऑफ द कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व की मैंने अभी आपके सामने स्लोप बनाई, तो कैसी बनी थी, वो यहाँ से शुरू हुई थी और वो ऊपर की ओर जा रही थी। क्यों, क्योंकि इनकम के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट्स द रीजन इज ये अपवर्ड है, बिकॉज कंजप्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम। चलो, स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप कैसा चल रहा था, इनकम के बिल्कुल पैरेलल चल रहा था, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी इसकी। ठीक है, क्योंकि जो इनकम जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के लेवल पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होती है। कहता है कि जब चाहे कुछ भी लेवल हो, इवन कुछ भी लेवल हो, हम क्या करेंगे, कंजप्शन तो करेंगे, रिमेन कांस्टेंट से करेंगे। याद रह जाएगा, यहाँ से ये एज इट इज लाइन आपकी एमसीक्यू बुक में, जो बुक के अंदर एमसीक्यू है ना एक्सरसाइज में, ये एज इट इज लाइन दे रखी है बेटा, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो नोट्स जो मैंने बनाए ना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि आपको कुछ ना सेम टू सेम एज इट इज़ आपको मिले आपकी बुक के अंदर। सबसे दूसरी बात क्या कही है कि जो एडी कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा टी पॉइंट से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ना तो 0 से कभी स्टार्ट होगी, वो हमेशा टी पॉइंट से स्टार्ट होगी और हमेशा अपवर्ड की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये किससे कम्बिनेशन से बनी है, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। एडी कर्व का नेचर कैसा दे रखा है इन्होंने, पॉजिटिव है, विच इंडिकेट दैट एज अ इनकम इंक्रीज एडी इज ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे कंक्लूजन में एक बात लिख सकती हूँ मैं, 5 से 6 बातें रिवीजन मेन पॉइंट में लिख रही हूँ कि जो एडी होती है वो C+I होता है, इनकम के साथ कंजप्शन का और इनकम के साथ एडी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट हमेशा पास क्या है, कांस्टेंट रहेगी, और अकाउंटिंग ईयर की पूरे का रिकॉर्ड करते, दैट्स नोन एज, इसको फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल डीपली समझेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को जब हम डीपली समझेंगे तो नॉर्मल सी बात है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल कम चांसेस है। जब तक क्लैरिटी होगी कंसेप्ट की, तब तक आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। अगर क्लैरिटी नहीं है तो इट्स नॉर्मल कि क्वेश्चन को गलत भी नहीं कर सकते। इट्स ओके। सो आई होप आप सबको ये जो वीडियो का कंटेंट है, एग्रीगेट डिमांड का कंटेंट है, ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस, हिट द लाइक बटन। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ कि मेरा एक पॉइंट हो गया है, क्या आपका भी पॉइंट हो गया है। तो डेली का एक एक कंसेप्ट करेंगे, एग्जाम आने से पहले बिल्कुल अच्छे से तैयारी करने वाले हम। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्रीगेट सप्लाई के अंदर।